अम्ल, भस्म तथा लवण। शायद हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे। लवण, ठीक। अम्ल के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़िए। अम्ल क्या है, अम्ल का क्या वगैरह वगैरह गुण सब। अम्ल का जांच कैसे किया जाता था, बहुत सारे तरीके। सबसे पहले स्वाद करके देखो, स्वाद। अगर दूसरा तरीका क्या है तो पानी में घोलकर, जल में घोलकर देखो। यही बताए थे यार, ईयरफोन लगे नहीं। उसको स्वाद देखो, अगर खट्टा रहा तो वो क्या करेगा, अम्ल। जल में घोलो, अगर H+ आयन दिया तो क्या करेगा, अम्ल। दूसरा क्या है, तो दूसरा सूचक के द्वारा। सूचक, जैसे सूचक बहुत तरह होता है, हल्दी हुआ, चुकंदर हुआ, लिटमस का पत्र होता है, ये सब पर उसको डालकर देखो अम्ल का, कि देखो रंग कैसा बदलता है। दूसरा क्या बताए थे, सबसे वन ऑफ द मोस्ट तरीका pH स्केल के द्वारा। इसमें भी खतरा, इसमें तो पता ही चलता नहीं। और सूचक क्या पता हो सको, सूचक से अभिक्रिया करके वो विषैला पदार्थ तुमको जिसे तुम सूंघकर हानिकारक भी हो सको, मर भी सको। लेकिन ये pH स्केल जो है, ये सबसे मस्त तरीका है पहचानने का। अगर 7 से कम रहा, 7 से कम pH मान रहा तो क्या कहलाता है, अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा रहता तब वो क्या कहलाता है, भस्म। होता कि नहीं। और जो 7 रहता उसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन जिसको हम सब बोलते हैं लवण। समझा या कि नहीं, ये बोलते जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण। यहाँ तक की कहानी हम pH मान सबका, अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है कोई बता सकता है। कौन कौन है जो आद नहीं किए हो, ये बात करो। कौन कौन है याद नहीं किया है, सब बात कर लिया ने। बताओ अम्ल वर्ष का pH मान कितना होता है, 5 पॉइंट कितना होता है, 6। अम्ल वर्षा का pH मान होता है 5.6, ठीक नहीं। उसके बाद हम यहाँ कहानी रुके थे कि pH मान का महत्व बता रहे थे, हमारे जीवन में महत्व यही ना बता रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ था, लाइट कटा था। जब ये बता रहे थे जब, तो कट गया था। pH मान का सबसे पहला महत्व कहाँ था, हमारे पाचन में। जो हम खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाता, लेकिन कभी कल ज़्यादा निकल जाता, जिसके कारण क्या था, हमारे पेट में गैस बन जाता। उस गैस को भगाने के लिए हम क्या लेते हैं, भस्म के रूप में क्या लेते हैं, बता तो उसका नाम क्या था, एंटासीड। क्या था, एंटासीड। एंटासीड ये एक भस्म है जिसको लेने से pH मान क्या था। दूसरा क्या था, हमारे दांतों में दांत में हमारे जो बैक्टीरिया होता है, हमारे दांत में जब मीठा खाते हैं तो मीठा से हमारे दांत भी जो बैक्टीरिया जाता है, वो हमारे मीठा से अभिक्रिया कर क्या बनाता, अम्ल। कौन सा अम्ल, किसको किसको आध है, किसको किसको आध है, रेस्ट्रिना। बोलो ने, रेस्ट्रिना था रे, रिस्ट्रॉन ऐसी अम्ल कुछ था। ये दांत बनाता है, जिससे हमारे मस्कुरा गलकर खराब हो जाता है, वगैरह वगैरह, दांत जो होता है खराब हो जाता है। जिससे सफा करने के लिए हमको क्या आता है, टूथपेस्ट। जो किससे बना होता है, भस्म से। ये क्या करता है, अम्लीयता को खत्म कर देता है। दूसरा हम क्या बताए थे, थकान। जब हम दौड़ते हैं तो अचानक मेरा सबका पैर देखता है ना, सब दर्द करने लगता, मांसपेशियाँ दर्द करने लगता। क्यों, इसका रीजन क्या था, तो हमारे जो मांसपेशियाँ में अम्ल का निर्माण था। किस अम्ल का, लैक्टिक अम्ल। किस निर्माण का था, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। समझा कि नहीं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, उसी के कारण हमारे क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। जिसके लिए हम कुछ दबाव भस्म के रूप में कुछ भी ले सकते हो, सुई हुई, तो वो क्या जाता है, खराब होता है। तीसरा क्या था, चौथा, धब्बे को मिटाने के लिए। जैसे बर्तन का जो होता है ना, धब्बा वब्बा, जितना भी देखे होगे, पाउडर उडर अथी क्या होता है ना, कपड़ा उड़ पर धोने का, साबुन उमुन, टोटल जिसमें कुछ क्या होता है, लवण, भस्म का मिलावट, अम्ल का। किसका होता, अम्ल का। जैसे कि हम सब कभी कल धोते हैं ना, जैसे बर्तन उर्तन धोता है तुम सब, तो उसमें नीम नाम का एगो जो आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बर्तन धोने वाला साबुन आता है, उसमें किसका रहता है, निम्न अथी अम्ल का निर्माण। कभी कल देखता पीतल में जो जंग लग जाता, तो उसको भी छुड़ाने के लिए क्या लाया जाता, अम्ल। पांचवा बताए थे जलीय जीव का। जलीय जीव क्या हो जाता है, जलीय जीव जो जिस पानी में रहता है, उस पानी या तो गंदगी के नाले कीड़े के गंदगी के कारण अम्लीय आ जाता है, या तो अम्ल वर्षा जब होता है तो वो पानी क्या आ जाता है, अम्लीय, जिसके कारण जलीय जीव का जिंदगी क्या आ जाता है, खतरे में, और उसका मृत्यु मंडरने लगता है। यहाँ तक की कहानी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, आगे की ओर
बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे थोड़ी सी आगे चैप्टर उपर। अब जो है ध्यान से समझना, धातु के साथ किसका अभिक्रिया करेंगे? अम्ल का। पहले एक अभिक्रिया लिख देता हूँ, अच्छी तरह से समझना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस में क्या है? सोडियम है। जब ये अभिक्रिया होगा तो बस NaCl प्लस में एक प्रकार गैस क्या उत्पन्न हुआ? इसको हम बोलते हैं लवण। क्या बोले? लवण। और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। सिंपल। किसी भी अम्ल के साथ यदि धातु की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल का निर्माण होता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होती है। इतना ही आंसर लिखना, बाकी बात इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। चाहे जितना भी अम्ल हो उसको धातु से अभिक्रिया करा लो, लवण का निर्माण करेगा और दूसरे नंबर में क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस की मुक्ति। समझा? अभी हम बताए हैं कि क्या कि पीतल या तांबे के बर्तन लिख बोला जाएगा उसको। तांबे के बर्तन में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि वो जितना भी खट्टा पदार्थ है वो क्या कहलाता है? अरे अम्ल ही नहीं कहलाएगा, अम्ल। जब ये अम्ल है, अब पीतल या तांबे का बर्तन वो किसका बना होता? धातु का। अब वो धातु, अरे यहाँ पर ये अम्ल को हल्का सा इधर ले लेते हैं, अम्ल। धातु और अम्ल ये दोनों जब अभी आपस में अभिक्रिया कराएगा तो किसका निर्माण होगा? लवण, और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यही ना होगा? समझना धीरे से, थोड़ा ध्यान से समझना। अभी हम क्या बोले थे? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराए तो किसका निर्माण हुआ था? अम्ल का और हाइड्रोजन गैस का। तो बबुआ यही पूछता, पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? पीतल या तांबे का बर्तन क्या हो गया? धातु। और खट्टे पदार्थ क्या कहलाएगा? जाए अम्ल। यानी कि कहना यह चाह रहा बबुआ कि धातु और अम्ल को आपस में क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या इसका निर्माण होगा? लवण का, और हाइड्रोजन गैस का मुक्ति होगा। समझ में आया कि नहीं? ये हाइड्रोजन गैस जो होता है इसमें लिखना है, पीतल तथा तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि पीतल तथा तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ रखने से हाइड्रोजन गैस की मुक्ति होती है, जो कि क्या होता है? विषैला। क्योंकि क्या होता है? विषैला। जिसके कारण खट्टे पदार्थ, जैसे मान लो दही भी हो सकता है, जिसके कारण खट्टे पदार्थ क्या हो जाता है? खराब, और वो पदार्थ बदबू मारने लगती है। इसीलिए पीतल तथा तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। जितना बोले उसको लिख देना, इसको ऐसे करके डैश देकर आराम से लिख देना। समझ में आया या नहीं? अभी हम बताएं धातु अम्ल की अभिक्रिया होता है लवण, ये हाइड्रोजन गैस जो होता क्या था? विषैला, जो कि पूरा दही को ही खराब कर देता है। हो सकता है दही भी दे दे, खट्टे पदार्थ मतलब दही भी दे सकता है। समझ में आया कि नहीं? अब कहानी को हल्का से लेकर चलते हैं आगे। अगला जो है किसका? अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? धातु कार्बोनेट के साथ। ये लिखना, ठीक नहीं? अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर, देखो धातु कार्बोनेट किसको बोलेंगे? देखो सोडियम धातु है, जिंक धातु है, एल्युमिनियम धातु है। अगर इसके साथ CO3 जुटा रहे, CO3, इसी को बोलेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था सर जी? तो CO3। अगर ये जुटा हुआ सोडियम तो सोडियम कार्बोनेट, जिंक तो जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम कार्बोनेट। समझा कि नहीं? लेकिन ये टोटल हम बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। इसीलिए इसको बोला गया धातु कार्बोनेट। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने से क्या होता है सर जी? ये था कोई धातु कार्बोनेट, ये कोई है अम्ल, ये दोनों को अभिक्रिया कराएं तो क्या हुआ? तो ये इसको बोलते हैं ZnSO4, जिंक सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं लवण। जिस तरह से इस सबको एक तरह मान लिया गया धातु। अभी लवण चैप्टर नहीं, लवण आगे नहीं पढ़े हो तो लवण हल्का सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ लो कि ये क्या है। हम बोल रहे हैं ना कि ये लवण है, बस इसको मान लो क्या है? लवण। ये क्या है? तो ये जल, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है।
खत्म। यही वाला जाके छाप देना, एग्जाम्पल में ये वाला लिख लो। ठीक, फटाक से करो। ठीक, यहाँ से कहानी थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लेना। अब कराएंगे अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? भस्म के साथ। नहीं, अम्ल की अभिक्रिया भी जल के साथ कराते हैं, जल नहीं कि H2O। ठीक, जैसे कोई ले लेते हैं HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या सर जी? तो ये जाएगा इसके साथ, यानी कि H3 और बोलो क्या हो सकता है, H3O माइनस में प्लस Cl, ये भी क्या जाएगा माइनस में। ये तो सर जी लिख दिए। प्लस में क्या होगा सर जी? तो ऊष्मा का उत्पन्न, क्या होगा? ऊष्मा का उत्पन्न। यहाँ से खाली क्वेश्चन क्या लिखना सर? तो अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या आता है? ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न। बस यही आंसर तुम्हारा है, बाकी बात कुछ नहीं है। जब किसी अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराते थे, किसका उत्पन्न होता? ऊष्मा का उत्पन्न। याद रखना, एक यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कभी भी अम्ल में जल ना डालें। डालना ही है तो जल में क्या डालना है? अम्ल को। समझने वाली बात, जैसे मान लो एक गिलास है, इसमें अगर तुम ले लो पहले नंबर, मान लो कोई अम्ल HCl ले लो और इसमें डालो जल। अब जैसे ही जल डालोगे तो वहाँ से क्या होगा? दम आग लहकना शुरू हो जाएगा। मतलब वहाँ से पूरा दम गर्मी वाला जो धुआं ना होता, ऊष्मा मतलब समझ रहे, गर्मी बहुत सारे, मतलब गर्मी मतलब आग यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। चाहे विस्फोट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं हो सकता है, विस्फोट भी हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। हमेशा पानी में क्या डालो? अम्ल। वो भी धीरे धीरे थोड़ी, मतलब ऐसा ना कि जल इतना है भरा हो और ला के हड़ाक दूना सब अम्ल डाल दो, तो तुम्हारा वहाँ अगर वहाँ रहेगा तो तुम गया खाम से। अगर कोई जल में अम्ल डायरेक्ट डालो, अगर तुम वहीं पर रहा, ज़्यादा मात्रा में डाला, अगर तुम वहीं पर रहा तो गया तुम काम से। समझा? ये चीज़ हल्का सा नोट्स करो। ठीक, एक अभिक्रिया और है, क्या सर जी? तो अम्ल तथा भस्म के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करता है? लवण का। यहीं से लिख लो, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया होने पर किसका निर्माण होता है? लवण का। खत्म। यही कुछ अभिक्रिया जो एग्जाम में पूछा जाता है, इतना ही। अब कहानी को लेकर चलते हैं आगे। अच्छी तरह से इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलो लिख लिया ना? हाँ, अब अम्ल और भस्म की कहानी क्या हो गया? खत्म। अब जो हम पढ़ेंगे वो लवण के बारे में। ठीक, लवण क्या है बाबा? लवण का परिभाषा कैसे लिखोगे? अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन पूछ लेगा। तो अम्ल और भस्म की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसे जो भी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जिसका pH मान कितना होता है? 7। pH मान कितना था जी? 7। ये उदासीन होता है। उस सब का तो स्वाद होता है, लेकिन इसका स्वाद नहीं होता। ये क्या आता? उदासीन। यही तुम्हारा लवण है। क्या है? लवण। कुछ ऐसे लवण है जिसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लवण के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। लवण टोटल कितना प्रकार के सर जी? तो ये 3 प्रकार का है। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, लिखो फटाक सा। लवण का प्रकार, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। सिंपल बबुआ देखो,
परवल अम्ल प्लस परवल भस्म। इसमें क्या होगा, तो परवल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म। समझने वाली बात है, ध्यान से रखना। दुर्बल ऐसे भी लिख सकता है, दुर्बल कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है दुर्बल, दुर्बल अम्ल बस परवल बस। कितना लोग को है कि सर जी इसका परिभाषा हमारा समझ में आ गया। वाह क्या बात है बाबू, ये नोट क्यों कर रही है, परिभाषा थोड़ी ना है, हम समझाने के लिए लिखे हैं। फटाक दुना निकाला ना, एकदम चोरनी कॉपियाँ निकाल के देख रहा, देखो तोरा गेंडा काला साढ़, तोरा ने पक्कल जामुन तुमको खिला देंगे, समझा कि नहीं। दिन रात जो बैठल रहता ना घारक बहराम, सब निकल जाएगा। देखो पहले नंबर लवण किससे मिलकर बनता है, ये देखो लवण सर जी अम्ल प्लस भस्म जब आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। तो लवण तीन प्रकार का है, समान, अम्लीय, भस्मीय। सर जी सामान्य लवण किसको बोलेंगे, सामान्य लवण उसको बोलेंगे जिसमें परवल अम्ल और परवल भस्म, या तो दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल भस्म होगा। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि बाबू जो सामान्य लवण है ना, उसमें जैसे कि एक होता खतरनाक अम्ल, एक होता थोड़ा कमजोर अम्ल, समझा। तो यदि हम ला दिए खतरनाक अम्ल, खतरनाक अम्ल को बोला जाता है परवल अम्ल, तो इसको बोले खतरनाक अम्ल, यानी कि ये परवल अम्ल। प्लस में दुर्बल यानी कि कमजोर भस्म, यानी कि भस्म कमजोर हो और खतरनाक अम्ल हो, तो इसमें ज्यादा गुण किसका रहेगा, अम्ल का कि दुर्बल अति भस्म का, अम्ल का। तो जो भी लवण बनेगा इसके द्वारा उसमें हल्का सा अम्ल का गुण क्या रहेगा, ज्यादा, उसी को बोला गया है अम्लीय लवण। खत्म। अगर अम्ल क्या हो परवल, भस्म क्या हो दुर्बल, तो इसमें ऑफकोर्सली बात परवल अम्ल का मान ज्यादा रहेगा, इसी का ज्यादा मात्रा रहेगा, तो उसमें हल्का सा अम्लीयता का गुण दिखेगा। वो लवण तो है लेकिन उसमें अम्ल का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा गुण, उसीलिए बोला जाएगा उसको अम्लीय लवण। दूसरा सर जी कि अगर ये भस्मीय लवण, तो सिंपल सर जी एरम भस्म क्या होगा, मजबूत ज्यादा, और लवण क्या हो जाएगा, कमजोर। क्यों, क्योंकि अगर इसमें भस्म अगर मजबूत रहा तो इसमें हल्का ये लवण अम्ल कमजोर रहा, तो ये तो लवण बनाएगा, लेकिन इसमें भस्म का गुण थोड़ा क्या रहेगा, ज्यादा, इसीलिए बोला जाएगा इसको भस्मीय लवण। समझ में अच्छी तरह से गया। अगर दोनों का मात्रा समान हो, अगर परवल अम्ल है तो परवल भस्म भी रहेगा, अगर परवल दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल ही भस्म रहा, तो ये दोनों का बात जो अभिक्रिया होगा, जो भी लवण होगा वो सामान्य लवण होगा, यानी कि ना तो उसमें अम्ल का गुण रहेगा ना तो भस्म का, यानी कि वो समान स्थिति में रहेगा। समझ में आएगा ना। अगर परिभाषा लिखना तो वही ऐसी बस लिख लेना, वैसे अम्ल जिसमें परवल अम्ल और दुर्बल परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल, या तो अरे क्या मैं बोल दिया, सामान्य अम्ल अगर लिखना है तो परवल अम्ल और परवल भस्म, या तो दुर्बल अम्ल दुर्बल भस्म के मिलने से जो भी अम्ल का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य अम्ल। अम्लीय लवण वैसे लवण जिसमें परवल अम्ल हो और दुर्बल भस्म हो, तो उसके द्वारा निर्माण लवण को क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। भस्मीय लवण वैसे लवण जिसमें दुर्बल अम्ल और परवल भस्म हो, इसके द्वारा निर्माण लवण को हमको क्या बोलेंगे, भस्मीय लवण। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ कर लिख लेना। इसको मिटाता हूँ, समझ में आया रे, तो नोट्स कर लेना, तो करो। अब क्या हंस रहा है, बोलो क्या मुस्कुरा रहा है, सर जी सैयद कर रहे थे, जखने उतार रहे थे ना। चलो अब कुछ लवण है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे एक लवण है सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं NaCl। इसका एक और नाम है साधारण नमक। बउआ यह एक क्या है, लवण है।
जिसमें किसका किसका मिलावट से बना हो, सोडियम और क्लोरीन से, यही ना। साधारण नमक के बारे में हम पढ़ेंगे कि बउआ ये साधारण नमक है या ये क्या है, लवण है। पहले सबसे पहले इसका पहचान क्या है, यह क्या है, लवण है। अब ये समझेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद इसका समझेंगे उपयोग, क्या पढ़ेंगे, उपयोग। समझा, उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या होता है ये तो तुम सब अच्छे से जानता होगा। हुआ, इसको बनाया कैसे जाता है। जब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ लिखना है सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमें किसका प्राप्त होता है, NaCl प्लस H2O, खत्म। ये इसी द्वारा बनाया जाता है। ये बनाने का कौन विधि है सर जी, तो प्रयोगशाला विधि। ये कौन विधि है, प्रयोगशाला। लेकिन सोडियम क्लोराइड का सबसे बेसी उपयोग अगर बनाया जाता है तो कहाँ से, बोलो, समुद्र से। कैसे, समुद्र से। सोडियम क्लोराइड का सबसे बेसी निर्माण कहाँ से किया जाता है, समुद्र से। सबसे पहले नंबर सोडियम क्लोराइड लिख कर डैश दो और यह लिखो यह एक लवण है जिसको प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर साधारण नमक का निर्माण किया जाता है। हमको जल नहीं, वो नहीं, वो तो निकाल देगा कभी भी। साधारण नमक का निर्माण किया जाता है, ठीक। चलो, हाँ, प्रयोगशाला विधि समझ गया होगा। अब समझते हैं, चलो बंद करो सब, नोट्स करना बड़ी उतना देर से नोट्स से नहीं कर रहा है। अब समुद्र में कैसे बनाया जाता है, तो देखो बबुआ, समुद्र में क्या होता है, जो समुद्र की लहरें जो होता है, पानी समुद्र के ऊपर, मतलब ये मान लो कोई समुद्र है, इसके जस्ट बगल में ये क्या कर लिया जाता, थोड़ा सा खड्डा। और जब समुद्र की लहरें आती तो उसको में देखता ना, जब लहर आता तो थोड़ा सा उसमें क्या रहता, फैन, और ये फैन वाला पानी इसमें ले जाया जाता, और इस पानी को निकाल कर कहाँ ले जाया जाता, मतलब एक ले जाएगा बड़ा सा कढ़ा ले लेगा और उसमें दे देगा ये समुद्रीय इसको जल को, और नीचे से क्या दे देगा, आग लगा देगा, यानी कि इसको जिसको बोलते हैं उक्का दे दिया जाता, आँच। और देखिए इसका क्या करेगा, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण, बाष्पीकरण किसको करते सर जी, तो इसको उबलाएगा, खौलाएगा, और पानी जितना भी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इसमें जो बना है वो बच जाएगा, इसमें नमक। क्या बन जाएगा सर जी, नमक, वो भी साधारण नमक, खत्म। सर जी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का कैसे निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला विधि ये है। दूसरा, समुद्र से कैसे बनाया जाता है, तो समुद्र के पानी को बाष्पीकरण कर कर साधारण नमक का निर्माण किया जाता है, खत्म। ये इतना ही बात है, बाकी बात कुछ बात है ही नहीं इसमें। समझ में आया या नहीं। एगो होता आयोडीन युक्त नमक जो हम सब खाते हैं, साधारण नमक हम सब नहीं खाते हैं। साधारण नमक तो वहां जो होता है वो खराब रहता है, उसको खाने वाला नमक यानी कि आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक इसको बोलते हैं ना रे, युक्त या मुक्त नमक, जिसको हम सब क्या करते हैं, खाते हैं। उम्मीद करते हैं नोट्स अच्छी तरह से रोक रोक कर वीडियो को बना लेना, ठीक है। बस वो जो साधारण नमक जो है ना, जो साधारण नमक जिसे कि कैसे प्राप्त किया, या तो प्रयोगशाला में से बना लो, या तो समुद्रीय पानी से भी बना सकते हो। तो समुद्रीय पानी से ये जो कड़ा है इसको बाष्पीकृत किया, तो पानी सब चल गया, उड़ गया हवा में, इसमें जो बचा छोटा छोटा क्या बना, वो साधारण नमक है। क्या साधारण नमक, यही साधारण नमक में, यही साधारण नमक में यदि KI या KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयो हाइड्रोक्साइड, ये दोनों में से कोई भी, यही इसी को याद रखना, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड इसको नहीं याद रखना, ये थोड़ा हल्का सा तुम सबको याद करने में क्या हो जाएगा, हार्ड है। साधारण नमक में यदि पोटेशियम आयोडाइड का मिलावट कर दिया जाता है तो तब हमको किसका तो कौन मिलता है हमको, आयोडीन मुक्त, आयोडीन युक्त नमक, जो हम सब क्या करते हैं, खाते हैं। अगर ये आयोडीन युक्त जो नमक नहीं खाओगे तो क्या बीमारी होगा, घेंघा का बीमारी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से, मुक्त या युक्त बोला जाता है, नमक खाने से कौन सा बीमारी रोग उत्पन्न होता है, घेंघा। समझा। सबसे पहले सर जी पढ़े थे सोडियम क्लोराइड, इसका प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से किसका प्राप्त किया जाता है, साधारण नमक का।
दूसरा विधि क्या सर जी, समुद्र से कैसे, तो समुद्र के पानी को बाष्पीकृत कर कर, बाष्पीकरण कर कर, खत्म सर जी। और आयोडीन मुक्त नमक का निर्माण कैसे होता है सर जी, तो वही जो साधारण नमक है, साधारण नमक में सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मिलावट कर देने से हमको किसका निर्माण होता है, आयोडीन युक्त नमक, जो हम सब क्या करते हैं, खाते हैं। इसको नहीं खाने से कौन सा बीमारी होता है, घेंघा। इसका उपयोग मैं नहीं लिखाऊंगा, उपयोग मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, यहाँ पर दिख नहीं रहा। इसका उपयोग जो है ना हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका उपयोग हमको नहीं आता, हमको कुछ समझ में नहीं आते नहीं, हमारा कुछ नहीं। इसका साधारण नमक जो है ना, उसका यूज कहाँ है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो गाय धोने में, भैंस धोने में, तुम जैसे दिमाग जो पगलचट है ना, पगलचट जलमा है, वो सबको दिमाग सफा करने में, ये ना रहता है, ब्रश करने में, इसमें यूज होता है। कहता कहीं का जब नमक का उपयोग नहीं जानोगे तो और किस चीज़ का जानोगे, तो खुद से लिखना, हमारे भरोसे का बैठा रहता है, खुद से लिखना। इसका खाने में यूज नहीं किया जाता, मत लिखना हाँ सर जी की गाय भैंस को धोने में, पगला जाएगा तुम सब। तुम सच्चे सोच रहा था, लो हो गया बेड़ा पार, गाय को कहिए नमक से धोया गया रे, ऐसी मजाक नहीं कर रहे थे रे। अब नमक का उपयोग बता तो ये विश्वास कर रहा था कि हाँ सर जी गाय को धो, मंजीत को भले धोबे में किया जाता है। चलो अब जो है नमक का क्या हो गया, खत्म। हाँ, अब हम दूसरा लवण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लवण क्या सर जी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिख ले जाओ, अरे रे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने लिखना था रे, जिसका सर जी नाम है NaOH, जिसको हम सब एगो और प्यारा नाम बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या आता सर जी, तो NaOH। जहाँ पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो सर जी कास्टिक सोडा। इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने की विधि समझा बबुआ, कुछ नहीं किया जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी सोडियम क्लोराइड, जो नमक था हमारे प्यारे से नमक, सोडियम क्लोराइड जो हमारे साधारण नमक था, उसको जल में क्या किया जाता है, घोल दिया जाता है, नमक के शरबत बना दिया जाता है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। क्या विद्युत धारा को क्या लिखूं, विद्युत धारा यहाँ लिख दूं, विद्युत धारा। सर जी समझा, नहीं लग रहा कि यहाँ विद्युत अपघट होना रहा, अरे वैद्युत अपघटन नहीं हो रहा है, अभी क्रिया पढ़ा नहीं, रासायनिक अभी क्रिया के पढ़ा प्रकार वैद्युत अपघटन। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को जल में घोल दिया जाता है, और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाह करा जाता है, तो किसका निर्माण होता है, NaOH प्लस में H2O, जो कि बेकार चीज़ है, इसको फिर पानी से बाहर निकाले। यही जो हमको प्राप्त हुआ है, इसी को हम तो बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। सर जी लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर वैद्युत अपघटन कराने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्ति होता है। अपमार्जक नहीं खाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सर जी कागज बनाने में या साबुन या अपमार्जक बनाने में, दूसरा प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक होता है ना, अभिकर्मक बनाने में। के अभिकर्मक, छापो नोट्स करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बनाने की विधि सब है, नोट्स करो। हाइब्रिड बन गया ना, यहाँ से देखो दिख रहा है, यहीं से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है। अब सर जी उस समय क्या पढ़े थे, कास्टिक सोडा। अब पढ़ेंगे क्या, खाने वाला सोडियम यानी कि सोडियम कार्बोनेट NaHCO3।
इसको कैसे बनाया जाता है सर जी? कुछ नहीं, वही नमक को किस में घोलेंगे? जल में, और उसी जल में डाल देंगे अमोनिया। क्या डाल देंगे? अमोनिया। और वही अमोनिया को इस सबको तीनों को घोल दिया आपस में। सर जी नमक हो गया, इस तीनों को आपस में क्या कर दिया? घोल दिए। अब बस इसको एक चूल्हा पर चढ़ा दो और तापमान दे दो। तापमान मतलब सर जी उष्मा। कैसा जी? उष्मा। तो उष्मा मतलब सर जी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। या तो नीचे से प्रवाह करो, या तो पाइप को लेके कार्बन डाइऑक्साइड उसी में डाल दो। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना बउआ क्या है? गर्म हवा। गर्म हवा को ही बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो तुम्हारे आग जो लगाते हो उससे जो निकलता है वो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा होगा कि नहीं? यही कार्बन डाइऑक्साइड बस उसमें लगा दो तो हमको निर्माण हो जाएगा किसका? खाने वाला सोडा का। और दूसरा और एक निर्माण होता है अमोनियम क्लोराइड। वाह क्या बात है सर जी, आप नाम अच्छे तरह जानते हैं। कैसे पता चला रे? अमोनियम क्लोराइड, और वो क्या है? खाने वाला सोडा। बस लिखना कैसे सर जी? तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर उसमें क्या डाल दो? अमोनिया। सोडियम क्लोराइड और जल और अमोनिया के विलयन बनाकर यानी घोलकर उसमें क्या करो? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाह कराने पर हमको खाने वाला सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनाइड का क्या था? प्राप्ति। नोट्स करो, लिखो, अब लिखते जाओ। चलो देखो यहाँ पे खाने वाला सोडा, कलम रुक जाना चाहिए। खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो बेकिंग पाउडर जो होता है ना, बेकिंग पाउडर को बनाने में। दूसरा एंटासिड। एंटासिड का कभी नाम सुना है? सर सुने हैं। जो दवाइयाँ जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो गैस बन जाता था, वो गैस को कम करने के लिए कौन सा दवा खाना चाहिए? एंटासिड। यही एंटासिड को दवा बनाने में किसका? खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा अग्निमाशक यंत्र। अग्निमाशक मतलब जानता है? जो आग बुझाने वाला जो ट्रक पर आता है ना, वो बोला तो उसका जो ड्रम मिलल रहता है ना, वो इसी का रहता है। उसमें भी मिला रहता है सोडियम कार्बोनेट। समझा? जो बुताने आता है यार। समझ में आया कि नहीं? ये 3 गो इसका उपयोग है। नोट्स करो फटाफट। चलो क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात यहाँ से मिलते हैं कल।